Hi everyone, I am Ram Bhatt, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो हमारा फेस्टिवल आज आ चुका है। आज SBI जूनियर एसोसिएट 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पिछले कई दिनों से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, अप्रैल मंथ में ही आएगा, नोटिफिकेशन आपका आएगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं बार बार ये समझा रहा था आप लोगों को। तो जिन लोगों ने मेरी एडवाइस मानी और जो पढ़ाई कर रहे थे, आज उनके लिए फेस्टिवल आ गया है। वो लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे हम और आप मिलकर बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे और इस साल आप आराम से SBI JA और SBI PO दोनों जॉब को निकाल पाएंगे। जिन्होंने मेरी एडवाइस नहीं मानी थी, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर अभी से भी आप, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करिए। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो अभी से भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और मैं खुद इस पोस्ट पर अभी प्रेजेंट में वर्क कर रहा हूं और मैं तभी आपको ये एडवाइस दे रहा हूं कि आपको कैसे क्लियर करना है। तो बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से समझिएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी बचे हुए 50 दिन में आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर अभी से मैं बात करूं तो 50 डेज अप्रॉक्स बचे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 27 अप्रैल से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा और 17 मई तक भराएगा। जून में आपका प्री एग्जामिनेशन होगा और 31 जुलाई 2021 को टेंटेटिव डेट दी गई है आपके मेंस एग्जामिनेशन की। तो अप्रॉक्स 50 डेज हैं और यही 50 डेज, यही 50 दिन आपके डिसाइड करेंगे कि आपके आने वाले अगले 50 साल कैसे होने वाले हैं। ये 50 दिन आपके आने वाले अगले 50 साल को बदल सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, वैकेंसी थोड़ी कम आई है, 5000 अप्रॉक्स वैकेंसी आई है, बट ये हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है। जैसी सिचुएशन इस समय चल रही है, लॉकडाउन, कोरोना या जो भी सिचुएशन चल रही है, इस समय सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए जा रहे थे और इस बीच अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर कोई नोटिफिकेशन आया है तो आप पॉजिटिव रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि वैकेंसी कम है, आपको खाली एक सीट के लिए फाइट करना है, ये माइंडसेट बनाकर चलिए। अगर अभी से आप ये निराश होकर बैठेंगे कि वैकेंसी कम है तो मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये सच बात है और कड़वी बात है, इस बात को समझ के चलिए। तो बी पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यही पॉजिटिव एनर्जी आपका एग्जाम क्लियर करवा देगी। ठीक, अब शुरू करते हैं कि कैसे करना है। देखो, मैं जो एडवाइस दूंगा उसको फॉलो करना। अभी आपका अगर प्री एग्जामिनेशन जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जैसे कि मैं वीडियोस लगातार बना रहा था, मैं लगातार आपको एडवाइस दे रहा था कि आपको करना क्या है। तो अगर आप अभी अपना प्री का मॉक टेस्ट देते हो और आपके परसेंटाइल अप्रॉक्स 85 या 90 आ रहे हैं, चलो मैं 80 तक छूट दे रहा हूं, अगर आपके परसेंटाइल 80% से ऊपर आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो समझ जाइए कि आप प्री एग्जामिनेशन को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर 90 या 90 प्लस रह रहे हैं तो इट्स अ बेटर फॉर यू, बट अगर 80 प्लस भी रह रहे हैं तो ठीक है, आप प्री क्लियर करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कम से कम दिन में 2 से 3 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। 1 आवर का मॉक टेस्ट होता है। अभी अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो जाकर परचेज करिए, दोस्तों के साथ मिलकर करिए, थोड़े इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं, सर कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है। मेरे दोस्त, सारे मॉक टेस्ट बेस्ट हैं, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, ग्रेडअप का ले सकते हैं, गाइडली का ले सकते हैं, अड्डा का ले सकते हैं, ऑलिव बोर्ड का ले सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक का ले सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें का मॉक टेस्ट आप लीजिए। एक सोर्स का मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं रहना है, कम से कम मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, 2 सोर्स के मॉक टेस्ट आपको परचेज करने हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक का अप्रॉक्स 300 के आसपास आता है, स्मार्ट कीड़ा का 100-150 का आता है। अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है तो आप कुछ सस्ते मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, और अगर आपको और बेटर चाहिए तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा लेंगे, सारे बेस्ट हैं। मॉक टेस्ट लेने के बाद आपको दिन में कम से कम 2 या 3 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। सुबह सुबह उठते उठते क्या करेंगे आप, सबसे पहले मॉक टेस्ट दे लीजिए 1 घंटा। उसके बाद उसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए, रीजनिंग में कहाँ कमी रह गई, मैथ्स में कहाँ कमी रह गई और इंग्लिश में क्या कमी रह गई। रीजनिंग में हमेशा कहता हूँ कि किसी भी मॉक टेस्ट में आपके 30 से नीचे नहीं आने चाहिए। अगर मॉक टेस्ट में 30 से नीचे आ रहे हैं तो और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप रीजनिंग को एनालाइज कीजिए, मैथ्स को एनालाइज कीजिए और इंग्लिश को एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट देने के अलावा आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि पैटर्न क्या रहा है।
अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बहुत सारे लोग अर्थमेटिक पहले अटेम्प्ट करते हैं और बाकी चीज़ें बाद में अटेम्प्ट करते हैं। ये ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूं, बट मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि अर्थमेटिक को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, नंबर सीरीज से, रॉन्ग नंबर सीरीज से यहाँ से आपको 20 से 25 नंबर कैरी करने हैं। रीजनिंग में आपको सिलॉक्स से, इनइक्वालिटी से और मिसलेनियस क्वेश्चन से, पजल से यहाँ से नंबर कैरी करने हैं। इंग्लिश में आरसी से, फिल इन द ब्लैंक से और रीअरेंजमेंट से यहाँ से आपको नंबर क्लियर करने हैं। ये प्री का हुआ शेड्यूल। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्री देने के साथ साथ आपको अभी से क्या करना है, बचे हुए 50 दिनों में आपको अब अभी से करंट अफेयर्स रेडी करना शुरू कर देना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप भी जान रहे हो कि आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे वो सेकंड अटेम्प्ट हो। अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते आए हो, जैसा मैंने आपको बताया है, अगर वैसा आप फॉलो कर रहे हो तो आप ये जान रहे हो कि आपका प्री एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं क्लियर ज़रूर हो सकता है। तो अब आपको मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, यानी प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में होनी चाहिए। कैसे होगी मैं बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपको 2 या 3 हर दिन देने हैं, ठीक है, ये तो आपका करना ही करना है। इसमें आपको किसी भी तरह की मैं छूट नहीं दूंगा। मेरी एडवाइस मानो, 2 या 3 मॉक टेस्ट डेली दो, अच्छे से एनालाइज करो, भले 4-5 घंटा लगे, बट आपको ये इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं उनसे बोला था कि आपको रेगुलर करंट नोट करना चाहिए, वीकली और मंथली तैयार करना चाहिए। तो जिन्होंने वो किया है वो तो आज बहुत खुश होंगे क्योंकि वो ये कर रहे थे, मेरी एडवाइस मान रहे थे। मैं ऑलरेडी सारे सेक्शन पे वीडियो बना चुका हूँ। मैथ्स कैसे क्लियर करना था, जीए कैसे क्लियर करना है, करंट अफेयर्स कैसे क्लियर करना है, इंग्लिश कैसे क्लियर करना है, पहले अटेम्प्ट में एसबीआई कैसे क्लियर कर सकते हैं, सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। मैं आज फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देखें, एनालाइज करें, मेरी एक एक बातों को समझें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आप जरूर ये एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करने वाले हैं। बात यहाँ हो रही थी कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, मैं अभी बता दूं। अभी 50 दिन में क्या करना है, प्री का मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। इसके अलावा मान के चलो अगर अभी अप्रैल एंड चल रहा है तो अप्रैल को तैयार करने के लिए 5 दिन का टारगेट बनाओ। अप्रैल को तैयार करने के लिए 5 डेज के या 4 डेज के या 3 डेज के, जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैं मैक्सिमम 5 डेज दे रहा हूँ, 5 डेज से ज़्यादा नहीं जाना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 मंथ के करंट अफेयर्स 2 दिन में प्रिपेयर कर लेता था। क्यों कर लेता था? क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर नोट भी करता था, वीकली और मंथली मैं रिवाइज भी करता था, तो मेरे लिए 2 दिन सफिशियंट था। बट अगर आप अभी ऐसा नहीं कर रहे हो, मैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 5 दिन में आपको अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स कैसे कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले मंथली PDF ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म का ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मंथली PDF आपको 2 वेबसाइट्स के लेने हैं, एक पर डिपेंड नहीं रहना है, 2 वेबसाइट्स के लेने हैं, ठीक है। मंथली PDF को लो और उसको पूरा पढ़ जाओ। एक ही दिन में दोनों साइट्स के मंथली PDF आपको पढ़ लेना है। जब आप मंथली PDF पढ़ लिए, पहले दिन पहले वेबसाइट्स के पढ़े, फिर पहले ही दिन दूसरे वेबसाइट्स के पढ़े, करना पड़ेगा। दिमाग खराब हो जाएगा आपका, सर दर्द होने लगेगा, बेहोशी आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, थक जाएंगे आप, मन हार जाएगा, बट आपको करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए इस साल तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद अगले दिन आपको जो आपने आज 2 प्लेटफॉर्म से अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया है मंथली, उसके MCQ लगाने हैं। उन्हीं 2 वेबसाइट्स पे आपको उसके MCQ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, मिल जाते हैं। मैं एग्जांपल दूं, अगर आप अड्डा का दे रहे हो, ग्रिडअप का दे रहे हो, टेक्स्ट बुक दे रहे हो, गाइडली दे रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप अगर दे रहे हो, ऑलिव बोर्ड दे रहे हो, तो जहां से आप मंथली PDF पढ़ते हो वहां से उनके क्विजेस भी आते हैं, MCQ। तो पहली बात आपने क्या किया, मंथली PDF को पढ़ा, 2 सोर्सेज से पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको याद हो गया। उसके बाद उसी का आपने MCQ सॉल्व कर लिया। दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन आपने MCQ सॉल्व किया और दूसरे दिन आप प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो तो कर ही रहे हो, मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। जब आपने MCQ सॉल्व कर लिया, उसके बाद दूसरे दिन मान लो पूरा MCQ में गया। थर्ड डे YouTube पर कोई एक ऐसे टीचर आपको मिलने चाहिए जो कि अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट MCQs आपको टॉप 75, टॉप 100, टॉप 150 ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व कराए हों, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरे दिन आपको अप्रैल मंथ का उस टीचर से पूरा सुनना है, 1.5 की स्पीड पर या 1.25 के स्पीड पर या 2 गुना के स्पीड पर भी आप सुन सकते हैं उनके वीडियोज़ को। तीसरे दिन आपने ये कर लिया।
14 दिन अब उसी अप्रैल के नोट्स में से आपको सेक्शन वाइज डेटा अपने कॉपी में नोट करना है। जैसे मान लो कि अप्रैल मंथ में कितने ऑब्यूचरीज आए उसको अलग नोट करना है, कौन कौन से एक्सरसाइज हुए उसको अलग नोट करना है, कौन कौन से बुक्स रिलीज हुए, कौन कौन से ऑथर्स ने बुक्स को लिखा है उसको अलग नोट करना है, कौन कौन से न्यू अपॉइंटमेंट हुए उसको अलग नोट करना है, कहाँ पर गवर्नर्स, कहाँ पर सीएम ने कौन सा डिसीजन लिया या कहाँ के गवर्नर कहाँ के सीएम चेंज हो गए, इन सब का अलग नोट्स बनाना है। चौथे दिन आपको ये करना है और 5th डेज 5वां दिन एक बार फिर से उन 2 PDF से आपको मंथली पढ़ लेना है, उसी दिन MCQ भी लगाना है, उसी दिन जो आपने सेक्शन बनाया है अलग अलग उसी दिन 5वें दिन आपको नोट करना है। अप्रैल महीना 5 दिन में आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और सीरियसली करते हो, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज बहुत ही कठिन शब्दों में आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल घोल के ऐसे गिलास में घोल के आप अपने दिमाग में पी लोगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब 5 दिन अप्रैल को दे लिया, नेक्स्ट 5 डे इसी तरह मार्च को देना है, पीछे से शुरू करना है, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, फिर अगर टाइम मिला तो दिसंबर, नहीं तो फिर अभी जून जुलाई में एग्जाम होगा आपका, तो फिर अगर आप जनवरी से कवर कर रहे हो जुलाई तक, इट्स अ बेटर फॉर यू। और जब आप ये 5-5 दिन का टारगेट बनाओगे, 5 दिन में अप्रैल किया, 5 दिन में मार्च किया, फरवरी किया, जनवरी किया, तो एक बार दिसंबर भी कर लेना, फिर तब तक जून आ जाएगा, जून में कर लेना। ये डेली आपको करना है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। मंथली PDF पढ़ना है, MCQ सॉल्व करने हैं, किसी टीचर से सुनना है, अगेन अलग अलग सेक्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, एंड देन 5th डे आपको क्या करना है, उस जितना 4 दिन में आपने किया उस महीने का उसको रिवाइज करना है। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आपने ये फॉलो किया, मैं गारंटी हूँ आपको GA में कोई भी हरा नहीं सकता है, ठीक है। आप GA में आराम से 50 में से 35-40 प्लस नंबर लेकर आओगे, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करना। अब बात करूंगा इंग्लिश सेक्शन के लिए कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। देखो, प्री की 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पर दे रहो। अभी से 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। 27 अप्रैल से फॉर्म भरा रहा है, 17 मई तक भराएगा, फॉर्म भर लेना। अभी से 10-12 दिन तक आप इस चीज़ को फॉलो करिए। अगर इस 10-12 दिन में आपके जो परसेंटाइल हैं वो कॉन्टिन्यूसली अगर 90 अबव हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे जिनका 90 अबव होगा, या ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनका 90 कम हो, बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसका परसेंटाइल 90 अप्रॉक्स और 90 अबव कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, तो मेरे दोस्त मेंस की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अभी से 10 दिन पहले प्री का दे लो। अगर आप ये एनालाइज कर पाए कि मेरा 85 प्लस परसेंटाइल, 90 प्लस परसेंटाइल हर बार रह रहा है, तो अब 10वें दिन से मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्री एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होने वाला है। और प्री एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आपके पास 10 दिन का टाइम मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए हर साल की तरह, और वो आपसे हो नहीं पाएगा। तो अभी से मेंस का मॉक टेस्ट 10वें दिन से देना शुरू कर दो। पहले प्री का दे लो 10 दिन तक लगातार, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, रीजनिंग के सारे पजल 2-2, 3-3 मिनट में सॉल्व होने लगे, मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक यूं उंगलियों पर, टेबल्स वगैरह, स्क्वायर, क्यूब यूं चुटकियों में याद रहें, तुरंत सॉल्व हों। अगर ये सब चीज़ें हो जाएं 10 दिन में, जब प्री लेवल में तुम अपना मेंटेन कर लो, ये लेवल मेंटेन कर लो, देन गो फॉर द मेंस। 10वें दिन से मेंस एग्जामिनेशन देना शुरू करिए। मेंस के मॉक टेस्ट में क्या करना है, 2 घंटा 40 मिनट बैठ के कमरा बंद करके लॉक करके दुनियादारी छोड़कर मेंस का मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मेंस के मॉक टेस्ट में GA सेक्शन, जब ये आप अभी 10 दिन में 1-2 महीने का ही तैयार कर पाओगे, मान लो अप्रैल का तैयार कर लोगे, मार्च का तैयार कर लोगे, डोंट वरी, GA में कम नंबर आएगा ना, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो अटेम्प्ट करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो मेंस का मॉक टेस्ट आपको देना है। अभी मैं बताऊंगा कि मेंस के मॉक टेस्ट को कैसे क्लियर करना है। फिलहाल हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, मुद्दे से भटक गए थे। इंग्लिश को कैसे क्लियर करना है, डेली एक एडिटोरियल पढ़ो, और अगर 2 पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट 2 हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो जाए क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, तो 1 ही पढ़ो। एक एडिटोरियल सुबह उठते उठते पढ़ो, आराम से 2 पैराग्राफ होता है, किसी के साथ पढ़ सकते हो, अकेले पढ़ सकते हो, जैसे भी पढ़ रहे थे। मेरी एडवाइस मान रहोगे तो तुम पढ़ रहोगे, और अगर पढ़ रहोगे तो आप बहुत खुश होंगे कि चलो नोटिफिकेशन आया। इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है। उसमें से जितने भी वोकैब आए उनको नोट करके याद करना शुरू कर दो। अभी तक जितने वोकैब्स लिखे थे उनको रिवाइज करना शुरू करो। और इंग्लिश में जो आप 2-3 प्री के मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें इंग्लिश भी आ रहा होगा, उसको बढ़िया से एनालाइज करो कि उसमें कौन से सेक्शन में आपके कम नंबर आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करो। ग्रामर रूल्स अभी जितना याद कर सकते हो याद करो, वरना ये जो 2-3 दिन के आप प्री मॉक टेस्ट दे रहे हो, मन से दो, ध्यान से दो, समझ के दो,
क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, इन सबको बचे हुए दिन में क्लैरिफाई कर लो कि तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा है और तुम्हारा वीक पार्ट कौन सा है। इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लो। समझ में आ गया? ठीक, इंग्लिश के लिए यही करना है, एक एडिटोरियल पढ़ना है, थोड़े बहुत ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं और वो कैप्स याद करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्री के मॉक टेस्ट में आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर ही रहे हो, वहाँ पे एनालाइज कर लो कि रीअरेंजमेंट मुझसे हो रहा है कि नहीं, आरसी हो रहा है कि नहीं, डबल फिलर हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप ध्यान से गौर करो, इंग्लिश आपका क्लियर हो जाएगा। सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाए हैं, जीए इंग्लिश मैथ सबके लिए बनाया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेंस लेवल के मैथ्स और रीजनिंग की कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, मेंस लेवल की अगर आप अलग से रीजनिंग के लिए पजल सर्च करोगे तो आपको एक पजल मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 10 मिनट 15 मिनट का मिलेगा। मैं उसको आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं मानता हूँ। 10-15 मिनट में आपका क्या कंसंट्रेशन बन पाएगा कि आप उस पजल को सॉल्व कर पाएंगे? कंसंट्रेशन आपका असली मॉक टेस्ट में बनता है मेरे दोस्त, इस बात को समझना। अगर अलग से आपको कहीं मॉक टेस्ट मिला, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियरी है तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपके लिए वो स्ट्रेटजी कारगर है तो आप वो करिए, बट मेरी मानो तो मॉक में जो रीजनिंग के पजल्स मिलते हैं वही सबसे बेस्ट होते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म के मॉक दे लो, टेक्स्ट बुक के दे लो, गाइडली के दे लो, अड्डा के दे लो, किसी के भी दे लो, बेस्ट यही है कि मॉक टेस्ट में जो रीजनिंग के पजल्स आ रहे हैं वो बेस्ट हैं। ये कैसे होगा? जितना ज़्यादा आप मेंस का मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेनिफिट है। 10वें दिन से आपको हर तीसरे या चौथे दिन पे मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बैठकर उसमें रीजनिंग के जो पजल्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो। रीजनिंग में कोशिश करो कि इस मॉक टेस्ट में मैं 30 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस किसी भी तरह अटेम्प्ट करूं। पजल्स में कौन से पजल्स अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वहाँ से सीखो। और जब आपका एग्जामिनेशन सबमिट हो जाए उसके बाद जो पजल्स आपसे नहीं सॉल्व हो पाए उनको बैठकर सॉल्व करना शुरू करिए। कोई भी पजल्स मेंस का आपको छोड़ना नहीं है। सपोज करिए अगर 50 क्वेश्चंस में से आपने 25 या 30 क्वेश्चंस किए हैं तो बाकी के 25 और 30 क्वेश्चंस तो आपने स्किप किए होंगे या आपसे बन नहीं पाए होंगे। तो जब आप 2.5 घंटा बैठ के 3 घंटा बैठ के मॉक टेस्ट दे चुके हो, उसके बाद आधा 1 घंटा आप आराम से घूम सकते हो या करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आके जो रिमेनिंग 25 और 30 क्वेश्चन बचे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, पजल्स को लगाना है। सेम एज इट मैथ्स में भी करना है। जो DI आपको उस मॉक टेस्ट में मिल रही है वहाँ पे जितने आपने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है उनको सॉल्व करो। वहाँ उस प्लेटफॉर्म में उसके सॉल्यूशन दिए रहते हैं। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कोई ग्रुप होगा, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनसे सॉल्यूशन मांगो, डिस्कशन करो, बट उस चीज़ का सॉल्यूशन लो। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि सर मुझे मैथ्स लेवल मेंस लेवल का मैथ्स नहीं मिल रहा है, मुझे मेंस लेवल का रीजनिंग नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्त, अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स का मॉक टेस्ट, मेंस लेवल का मॉक टेस्ट देते हो तो यही तो सोर्स है। अलग से अगर आपको कहीं मेंस लेवल का रीजनिंग का पजल मिल जाए ना, 10-15 मिनट आप सॉल्व करोगे, वो आपके कंसंट्रेशन को और बेकार करेगा। रियल जो एग्ज़ाम है, रियल जो माहौल है वो आपके एग्जामिनेशन में होने वाला है। यहाँ 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व करके आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रियल एग्ज़ाम को फेस करो। 10वें दिन के बाद से, आज से 10 दिन तक आप पहले मार्च और अप्रैल का करंट तैयार कर लो, 2 महीने का। प्री का लगातार 10 दिन में 20-25 एसटी दे लो, मॉक टेस्ट दे लो। देन उसके बाद गो फॉर द मेंस। हर तीसरे या चौथे दिन आपको मेंस का मॉक टेस्ट देना है। 2.5 घंटे बैठ के, अगर आपके परसेंटाइल 80 या 85 से प्लस में आ रहे हैं तो इस बात को आप समझ गए होंगे। वहीं से आपको रीजनिंग के पजल्स मिलेंगे। और एक मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो जो मैं 3-4 दिन का गैप दे रहा हूँ, उस 3-4 दिन में आपको उस मेंस के मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। उसमें से जीए के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको 2-2, 3-3 बार दोहराना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म से आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है, सेम एज इट वही क्वेश्चन, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके रियल एग्जामिनेशन में मिल जाए। तो जितना ज़्यादा आप मेंस का मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। खुद आप दिमाग लगा के सोचिए कि प्री को क्लियर करने के लिए आप इन 50 दिनों में 250-300 मॉक टेस्ट दोगे। क्या मेंस को क्लियर करने के लिए आप 100-150 मॉक टेस्ट नहीं दोगे? देना पड़ेगा। इस सच्चाई से बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता है। वो प्री के रेस में दौड़ते रहते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि मेंस में क्या करना है। खाली बचे हुए 20 दिन में करंट अफेयर, जीए पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, मेहनत भी करते हैं और मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शुरू से स्ट्रेटजी गड़बड़ थी। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करो। 5-5 दिन में करंट तैयार करो हर महीने का। 10वें दिन से मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, मेंस के मॉक टेस्ट में जितनी गड़बड़ी है कमेंट करना।
अभी कोई भी दिक्कत आ रही है अगर, तो कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को एनालाइज करूंगा। अगर कमेंट में सॉल्यूशन देने लायक रहेगा तो मैं दूंगा, वरना मैं वीडियो फिर लाऊंगा और उस सॉल्यूशन और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मेंस का मॉक टेस्ट 2 मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलने वाले हैं, उसको अटेंड करिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, बट मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ये 50 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको सोते उठते जागते खाते नहाते धोते घूमते हर समय माइंड में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, एसबीआई एसबीआई और एसबीआई। एसबीआई के अलावा कुछ भी आपको दिखना ही नहीं चाहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम मोबाइल में हटा दो, 2-3 महीने के लिए हटा दो, डिलीट कर दो, उड़ा दो, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, मतलब ही नहीं है। व्हाट्सएप चाहो तो रख सकते हो क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप शेयर करते हो, व्हाट्सएप रख लो। जो दोस्त आपका टाइम वेस्ट करते हैं उनसे 200 किलोमीटर की दूरी बना लो, उनका नंबर ब्लॉक कर दो, हटा दो अभी कुछ दिन के लिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे तो उनसे फिर से अपनी दोस्ती दोबारा बनाकर रखिएगा। अभी सिर्फ उनसे ही बात करनी है जो आपको पॉजिटिविटी दें। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये नेगेटिविटी फैलाएंगे कि मेरी वैकेंसी नहीं आ रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे दोस्त, तुमको एक सीट के लिए फाइट करना है और आज 5000 आई है, हर साल वैकेंसी कम ही होते जा रही है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो जितनी आ रही है उसी में खुश रहो। जिस सिचुएशन में वैकेंसी आई है वो बहुत ही खुशखबरी है, मेरे लिए तो खुशखबरी है, आपके लिए भी खुशखबरी है। पॉजिटिव होकर सोचो, नेगेटिविटी लेकर अगर आप चलेंगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। आज आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अलविदा लेता हूँ, जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक पर। ऑल द बेस्ट।